हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का परीक्षा पूरी पर मैं रामप्रसाद सिसोदिया हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार एसएससी 10+2 जो वैकेंसी आई हुई है। टोटल पदों की बात मैं करूं तो 23,175 है। ये टोटल पद अभी आए हुए नहीं, ऐसा नहीं, ये वैकेंसी पहले 2023 में आई थी बट उसका अभी तक पेपर नहीं हुआ और फॉर्म रीओपन हो गए हैं। तो अब बच्चों के डाउट है क्या हमने पहले फॉर्म भरा उनका क्या होगा, क्या उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, सिलेबस क्या होगा, आरक्षण पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट क्या होगी। एक एक पॉइंट पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए आरक्षण का क्राइटेरिया क्या होगा, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं बताता हूँ इसकी पुरानी बात 2023 वाली। तो सबसे पहले ये वैकेंसी आपकी आई थी 2023 में। कब आई? 2023 में आई। अभी नोटिफिकेशन में भी दिखा दूंगा आपको। तब इसमें जो पद आए थे वो आए थे आपके पास 12,199। फिर इसके बाद 2025 में ये वैकेंसी फिर से आई, यानी इसका पेपर 2023 से हुआ ही नहीं था। और बीच में इसमें कुछ पद बढ़ने के बाद ये हुआ था 12,199, 98 पद बीच में और बढ़े थे। नहीं, पहले तो 11,000 के कुछ आया था ना, ऐसा कुछ आया था। पर अब मान लो कि 2023 में टोटल हाल ही तुरंत 12,199 पद हो गए थे और 10,976 पद अभी आ गए हैं 2025 में। तब जाके आपके टोटल मिला के पद हो रहे हैं 23,175। टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 23,175 पद प्रेजेंट में हैं। इसकी अगर मैं एग्जाम फीस की बात करूं तो पहले जब 2023 में आई थी तब इसकी एग्जाम फीस थी 540 रुपए और अब इसकी एग्जाम फीस है 100 रुपए। तो भाई जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया उनको तो नुकसान हो गया। अब आपको पता है कि इंडिया में जब चुनाव आते तो वैकेंसी की भरमार होती है। अब बिहार में अब चुनाव है तो सरकार ने एक लॉलीपॉप एक दे दिया, एक और दे दिया लॉलीपॉप। चलो कैसे भी सही, बच्चों के लिए खुशखबरी तो आई, वैकेंसी तो आई और चुनाव के बहाने भर्ती जल्दी भी क्लियर हो जाएगी है। चुनाव के बहाने ही सही, वैकेंसी तो आई। तो वह तो मुझे लगता है कि ये वैकेंसी पहले इन बच्चों का अलग से पेपर करा देना चाहिए था, उसके बाद इस वैकेंसी को या तो अलग निकाल देते। और अब बात आती है क्या जिन बच्चों ने पहले फॉर्म भर दिया था 2023 में उन्हें दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने 2023 में फॉर्म भर दिया तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने नहीं भरा है वो आप भर सकते हैं और आपकी फीस रहेगी 100 रुपये। ठीक है, तो इनके तो 440 रुपये वापस कर देने चाहिए सरकार को फिर। अब खैर ये तो भाई सरकार ही जाने क्या करेगी, वापस तो नहीं होने के हैं और सरकार जाने। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके फॉर्म जो आपके हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म देख लें कब से स्टार्ट होंगे। तो इसके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो है आपकी 15 अक्टूबर 2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 25 नवंबर 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, तो परीक्षा शुल्क वगैरह आपको 25 को ही जमा हो जाएगा, तो आप मान लो 25 ही मान के चलो। जो फाइनल सबमिट है वो आप 27 तारीख तक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आप पेपर देते हैं तो आपको कुछ मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य है। जैसे अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है, चाहे कट ऑफ भले ही कम जाए हैं, यानी 40% अंक लाना अनिवार्य है। वैसे तो आपको पता है कि कट ऑफ तो बहुत ऊपर जाती है बट मिनिमम 40% लाना बहुत जरूरी ना, 40% से पहले आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अभी तो मिनिमम बात कही गई है। ऐसे ही पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और महिला वर्ग के लिए 32% और दिव्यांग वर्ग के लिए 32%। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में इतने प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। आगे की कहानी हम समझते हैं। आगे है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। आपके पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, एक एक करके पॉइंट हम जानेंगे। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष एवं उपरोक्त तालिका में बढ़ित पदों के समान उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी आप कह सकते हैं आपके पास 12th होना जरूरी है। ठीक है, क्या होना? 12th होना जरूरी है, या उसके कोई समकक्ष आपके पास है तो उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद हम बात करें इसके सिलेबस की, इसके एग्जाम पैटर्न में, तो इसके पेपर में आएगा क्या क्या है। तो इसमें दो पेपर होंगे, एक तो होगा आपका प्री और एक होगा मेंस। एक क्या होगा? प्री होगा। तो अगर मैं प्री की बात करूं तो प्री में आपके पास क्या क्या आने वाला है भाई? प्री में तो आपका जो सीबीटी 1 होगा, जो प्री होगा, उसमें आपके पास सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज, जीएस के आपके 50 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के आपके 25 प्रश्न आएंगे, गणित यानी मैथमेटिक्स के आपके 25 प्रश्न आएंगे
और मानसिक क्षमता की जांच यानी 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के आएंगे। तो टोटल आपके प्रश्न कितने हो गए? 150 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 150 प्रश्न। ये आपका प्री का है, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न आपका क्या होगा? एक प्रश्न आपका 4 नंबर का रहेगा, तो आप कहते हैं 600 मार्क्स का आपका पूर्णांक हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 मार्क्स का आपका पूर्णांक हो जाएगा। और 1/4 की आपकी क्या होगी? 1/4 की नेगेटिव होगी ना, 1/4 1/4 की क्या होगी? नेगेटिव मार्क्स। यानी हर एक गलत प्रश्न के लिए आपका 1 नंबर कट जाएगा। हर एक गलत प्रश्न के लिए आपका क्या होगा? 1 नंबर कटेगा। ये तो प्री का सिलेबस हो गया। और अभी मैं डिटेल में ही बताऊं कि सामान्य अध्ययन में कौन कौन से चैप्टर हैं, सामान्य विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर, इनके बारे में भी हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका बाद बात आती है, इसका मेंस होगा, तो मेंस में पेपर 1 आपका होगा हिंदी भाषा का, जो आपका क्वालिफाइंग है ना, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो पेपर 2 के आधार पर जाएगी। पेपर 2 में आपका सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, यानी पूरा आपका जो 150 प्रश्न है, 150 के 150 यही प्री वाला पैटर्न फिर से है ना, यही प्री वाला पैटर्न आपका फिर से रहेगा, इसी पैटर्न पे आपका रहेगा। तो इसके लिए आपको टाइम रहेगा 2 घंटा 15 मिनट, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा, ये आपका मेंस का सिलेबस है। किसका है? मेंस का सिलेबस मैंने बता दिया। आइए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आप देखेंगे आरक्षण के लिए एक विशेष सूचना है। तो सबसे पहले आरक्षण के लिए आप देखेंगे आरक्षण के लिए क्या क्या सूचना है। सबसे पहला है दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है कि दृष्टि दिव्यांगता, डीडी मूक बाधिर दिव्यांगता, ओएच चलन दिव्यांगता, एमडी मनोविकार दिव्यांगता एवं एमयूडी बहु दिव्यांगता, ये दिव्यांगता के प्रकार हैं। राज्य के मूल निवासी, देखना, राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होगा। यानी राज्य के ही, अदर स्टेट के नहीं, जो बिहार राज्य से वहीं के राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षेत्र आरक्षण। यानी आपको पता है कि बिहार राज्य में क्या किया गया? 35% जो टोटल सीटें उसकी 35% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रखी गई हैं। परंतु जो 35% रिजर्व सीटें हैं वो बिहार राज्य की महिलाओं के लिए ही रहेंगी, बिहार राज्य की महिलाओं के लिए ही रहेंगी, अदर स्टेट के लिए नहीं है ना। अदर स्टेट जो जनरल कैटेगरी होती है उसमें जाएंगे उसी पैटर्न पर, जैसे आप देखेंगे ये रहा। आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के संप्रति प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है। जो बिहार के मूल निवासी उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रायोजन के लिए स्थायी निवासी अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये बात आप लोग समझ लिए कि अदर स्टेट वालों के लिए आरक्षण नहीं है, आरक्षण केवल बिहार राज्य वालों के लिए ही रहेगा। अब हमने सब बातें कर ली, बट एज की बात रह गई। एज की बात रह गई या एज की बात कर ली हमने? चलिए, तो एज की बात मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, एक सेकंड रुकेंगे एज के बारे में। तो अब हम समझेंगे एज के बारे में, ठीक है। ये आप देखेंगे एज, ये आपका एज क्राइटेरिया है। देखिए एज का क्राइटेरिया क्या है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा गणना दिनांक 1/8/2025 यानी 1/8/2025 के आधार पर आपकी गणना की जाएगी। 1/8/2025 तक आयु कितनी हो रही है। परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हैं एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षिक योग्यता धारण करते हैं, वो भी उम्र सीमा के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। नहीं देखिए, तो आरक्षित जो पुरुष हैं उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 37 वर्ष होनी चाहिए, है ना, आरक्षित पुरुष अधिकतम। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए कितनी होनी चाहिए? 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष होनी चाहिए। आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन का समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि ही मान्य होगी। यानी जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपकी जन्म तिथि है उसके आधार पर आपकी गणना की जाएगी एज की। इसके बाद अब हम और जानते हैं, अब हम समझते हैं डिटेल सिलेबस के बारे में। तो देखो ये इसकी टोटल वैकेंसी हैं और
अन्य अन्य विभागों में है, पूरा आपको डिटेल दिया गया है, तो पूरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। ये नोटिफिकेशन आप हमारे परीक्षा पूरी टेलीग्राम चैनल से जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए आपको क्या कहा गया है कि पहले ये 15/10/2025 से 25/11/2025 तक सामान्य प्रधान विभाग बिहार पटना के द्वारा विभिन्न विभागों का कार्यालयों इंटर स्तरीय, ये आप देख रहे हैं, पहले 2023 में ये वैकेंसी आई थी, ठीक है। और परंतु क्या किया, घट बढ़ सकती हैं, और 65 विभिन्न विभागों में, कितने विभागों, 65 विभिन्न विभागों में स्तरीय पदों के लिए 10,976 रिक्तियों के लिए अधिनायक प्राप्त हुई, यानी 10,976 जो एक्स्ट्रा बढ़ गई है, ठीक है, और जो 14/8/2025 के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधे, तो ये अलग अलग 65 विभागों अलग अलग वैकेंसियां हैं, आप देख पा रहे होंगे अलग अलग विभागों की अलग अलग वैकेंसी, ठीक है। ये पूरा आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको हमारे परीक्षा फ्री टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। और हमने इसमें से ये सारी चीज़ें देख ली, आरक्षण के बारे में देख लिया है, ठीक है, सब चीज़ हमने पढ़ी ली है। अब हम बात करेंगे थोड़ी ही सिलेबस की, है ना। परीक्षा की प्रकृति वही, ये रही देखो, है ना, परीक्षा की प्रकृति सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, सामान्य मानसिकता और क्षमता। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, ये तो मैं पूरा बता ही चुका हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपका सिलेबस रहेगा क्या क्या। तो सिलेबस की बात करें सामान्य अध्ययन में, इनमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग में संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति को अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। समसामयिक यानी जो करंट अफेयर है, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, ये आपका करंट का पूरा हो गया। और भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में, पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आती है सामान्य विज्ञान और गणित में, तो वही मैट्रिक स्तर का पूछा जाएगा। तो देखो विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है, और भूगोल, ये आपका विज्ञान का सिलेबस हो गया। गणित में बात करें तो संख्या पद्धति, पूर्ण संख्याओं का अवलोकन, दशमलव भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि, ठीक है, ये आपका मैथ का सिलेबस रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं मानसिक क्षमताओं जांच, इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के, लॉजिकल रीजनिंग और आप कह सकते हैं फिगर वाली पूरी रीजनिंग आपकी पूछी जाएगी, यही समझ लो कि पूरा रीजनिंग का ये सिलेबस है। सादृश्यता, समानता, भिन्नता, स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है, ये आपका पूरा सिलेबस है। अगर मैं पे लेवल की बात करूं कि टोटल आपका पे लेवल कितना मिलेगा, है ना, तो इसकी सैलरी है आपकी 35,000 से लेकर 45,000 के आसपास, अलग अलग पोस्टों के हिसाब से आपकी सैलरी का लेवल रहेगा। तो ये मैंने संपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दी है। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ठीक है, उसका मैं आंसर आपको जरूर करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।